एसएससी इंटर स्तरीय का 10+2 जो द्वितीय इंटर स्तरीय का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका हम सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये एडुटेरिया का वॉल्यूम नंबर जो है, ये वॉल्यूम नंबर 2 का सेट नंबर 7 का सेट प्रैक्टिस है। तो चलिए हम बिना देर किए हुए हम सेट प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला की ओर चलते हैं, और ये रहा आपका पहला प्रश्न। जैन धर्म के बारे में असत्य कथन को बताना है। देखिए, इसमें जैन धर्म के बारे में बोलना है, कौन सा असत्य कथन है। तो आइए जानते हैं कि जैन धर्म के बारे में कौन सा कथन असत्य है। सबसे पहला है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सही है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, गलत है। जैन धर्म ने सभी में आत्मा होने की बात कहा है, राइट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया। तो ध्यान रहे, यवनिका का जो यवनिका पर्दा कहते हैं, इसकी शुरुआत यूनानियों के द्वारा किया गया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ यूनानी किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है। 3 नंबर में अजंता के चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, अजंता के चित्रकारी में जातक के बारे में निरूपित किया गया है। यहाँ के सभी चित्रों के विषय में किसी न किसी रूप में गौतम बुद्ध को बोधिसत्व की जीन कथाओं से जुड़े हुए सभी चित्र दिखाए गए हैं। और अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में पड़ता है, औरंगाबाद से 104 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। राष्ट्रकूट वंश का राजा था, ध्यान रखेंगे, कृष्ण प्रथम जो राजा थे, उसी ने एलोरा के कैलाश मंदिर बनवाए हैं। राष्ट्रकूटों के समय एलोरा का एफिलेंटा गुहा मंदिर का निर्माण भी राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ है। वही राष्ट्रकूट राजवंश का स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा किया गया है। और ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का वह शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आशा करते हैं ये सारी बात आपको पहले से भी पता हो, लेकिन रिवाइज करना आपके लिए ज़रूरी है। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो 100% आपको ये चैनल आपके लिए काफ़ी कारगर होगा। ध्यान रहे कि ये चैनल पर कुछ दिन के लिए वीडियो नहीं डला रहा था, इसका कुछ रीज़न, कुछ पर्सनली का कारण था। तो ध्यान रहे कि अब हम हमेशा के लिए आपको ये सेट प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो आशा करते हैं कि आप इस सेट प्रैक्टिस को देखेंगे और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाएंगे। तो और इसको शेयर करने का प्रयास करेंगे ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए काम कर पाएँ। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है, मराठा का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा गया है माना जाता है। तो मराठा का दूसरा प्रवर्तक आपको ध्यान रखना है, बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ है। इसने शाहू की गद्दी प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शाहू द्वारा बालाजी विश्वनाथ को सेना करते की उपाधि के नाम से भी नवाजा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 6। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत के कई शहरों की स्थापना की। तो ध्यान रखेंगे कि इसका राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, जिसने तुगलक वंश का स्थापना किया था और लगभग 300 नवीन शहर बनाए थे। फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न नंबर होगा 7। निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण करवाया था। तो बीदर में मदरसे का निर्माण आपको ध्यान रखना है
कि महमूद गवा के द्वारा किया गया था। बीदर में महमूद गवा ने मदरसा बनवाया था। महमूद गवा मोहम्मद तृतीय के काल में ख्वाजा की उपाधि धारण कर प्रधानमंत्री बना था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और बीदर कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। 8 नंबर प्रश्न है कि शेरशाह ने अपने अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था। तो शेरशाह का अंतिम सैन्य अभियान आपको ध्यान रखना है कलिंजर के खिलाफ किया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। 1545 में शेरशाह ने कलिंजर पर अपना अंतिम अभियान किया था। और 1534 में शेर खान ने सूरजगढ़ का युद्ध किया था। चौसा का युद्ध 1539 में, वही कन्नौज जिसे बिलग्राम का युद्ध कहते हैं 1540, और 1542 में मालवा पर विजय प्राप्त किया था। सारी बातें याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। तो कथन यहाँ पे असत्य है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। तो नहीं, गवर्नर थे, गवर्नर जनरल नहीं। प्रथम गवर्नर जनरल आपको ध्यान रखना है कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। और उससे पहले आपको गवर्नर के रूप में नामित था। तो गवर्नर के रूप में आपको ध्यान रखना है कि पहले बंगाल के गवर्नर बने, फिर गवर्नर से गवर्नर जनरल। हेस्टिंग नाम का कोई व्यक्ति था जो पहले गवर्नर जनरल बने थे, क्योंकि वो गवर्नर था और गवर्नर से जनरल बना था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 होगा। आइए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है मर्लो-मिंटो सुधार के जरिए 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन का जन्मदाता इस अधिनियम को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को और बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना किया था। तो 1920 में यह स्थापना किया गया था, ये बात बोला गया है। ध्यान रखेंगे भीमराव अंबेडकर के द्वारा दलित महासंघ की स्थापना किए गए थे। निम्न वर्गों के कल्याण के लिए किए गए थे 1924 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का भी स्थापना इन्होंने ही किया था 1924 में। और समता सैनिक दल की भी स्थापना 1927 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा किए गए थे। तो कुछ बातें अन्य फैक्ट भी याद रखना जरूरी है। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया। तो अब्दुल रज्जाक की बात करें तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। संगम वंश के महान शासक देवराय द्वितीय के समय विजयनगर की यात्रा पर अब्दुल रज्जाक आए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का दोनों भाइयों ने 1336 में किया था। पुर्तगाली यात्री डुआर्ट बारबोसा जिसे कृष्णदेव राय के समय आया था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। संविधान की उद्देशिका का संशोधन अब तक कितनी बार हो चुके हैं। अर्थात प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। यह है आपको ध्यान रखना है 1976 में 42वां संविधान संशोधन के जरिए किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान से सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली अवधारणा किस देश से ग्रहण की है। तो भारतीय संविधान ने आपको ध्यान रखना है कनाडा से संघीय प्रणाली लिए हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं तो याद रखेंगे कि विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच हुआ है, जो कनाडा के संविधान से अपनाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न 15 है केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो विधानमंडल के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल थे, इस बातों को ध्यान रखेंगे। विट्ठल भाई पटेल भारतीय राजनेता तथा सरदार पटेल के बड़े भाई भी थे। जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम, बात कर ले जीवी मावलंकर की, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। और सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो अस्थायी सदस्य के रूप में बने थे।
भारत के लिए संविधान की रचना हेतु आपको ध्यान रखना है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा के विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा के विचार पेश करने वाले 1934 में स्वराज पार्टी था। इस बातों को ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य की सूची से समवर्ती सूची में कर दिया गया? ध्यान रखेंगे 42वां संविधान संशोधन के जरिए ही आपको वनों को भी राज्य सूची से समवर्ती सूची में और शिक्षा को भी राज्य सूची से समवर्ती सूची में ला दिया गया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 18 नंबर प्रश्न होगा। यहाँ देखिए 18 नंबर प्रश्न में आपके क्या बोला गया? 18 नंबर में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने के उद्देश्य है। तो भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और प्रजातांत्रिक स्थापना करना है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त आयु 60 से 62 कर दी गई? तो ये कौन सा जो है संशोधन हुआ था? तो ध्यान रखेंगे यह संशोधन 15 नंबर का संशोधन था और यह इस समय 1963 था और 63 में ही 60 से 62 वर्ष कर दिया गया था। आगे प्रश्न को देखिए। भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? तो संविधान के आपको ध्यान रखना है, वेतन भत्ते का उल्लेख आपको ध्यान रखना है कि ये संविधान के दूसरी वेतन और भत्ते का उल्लेख दूसरी अनुसूची में है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। दूसरा अनुसूची राइट आंसर बी हो जाएगा। पहली अनुसूची में राज्य संघ की बात किया गया है, दूसरी में आपको वेतन की बात किया गया है, तीसरी में शपथ की बात किया गया है और चौथी में आपको ध्यान रखना है राज्यसभा में सीटों की बंटवारा की बात की गई है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि स्वीकृति रोकने के लिए राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 111 शक्ति दिया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं का फसल का रोग है? गेहूं में कौन सा रोग होता है? तो गेहूं में रस्ट हो जाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। रस्ट रोग 3 प्रकार के होते हैं, एक पीला रस्ट, एक भूरा रस्ट, एक काला रस्ट। बात करें खैरा रोग तो धान में होता है, वही लाल सरण रोग गन्ना में होता है, करनाल बंट रोग भी गेहूं में होता है, श्वेत फफोला रोग सरसों में होता है और आर्गट रोग आपको बाजरा में होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपको कहा जाए तो ये गोदावरी है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यदि आपसे भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो गंगा हो जाएगा और गोदावरी की लंबाई की बात करें तो 1465 हो जाएंगे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। गोदावरी नासिक के ज़िले से त्र्यंबकेश्वर स्थान से निकलता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर इससे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि गोदावरी की कुछ सहायक नदियां हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती, ये सभी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपको देखिए कि भारत के सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है? तो भारत में मीठे पानी का झील वुलर झील है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तुलबुल परियोजना भी इसी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना भी यहीं कश्मीर में ही है, जबकि सांभर झील की बात करें तो ये राजस्थान में पड़ता है और खारे पानी का झील है यहाँ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका होगा 25। ग्रहण के दौरान पड़ने वाले छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? तो छाया का सबसे काला भाग परछाया के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत किस नाम से जाना जाता है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत आपको ध्यान रखना है ट्रोपोस्फियर के नाम से जाना जाता है, और वही उसके ऊपर जो है समताप मंडल होता है जो स्ट्रेटोस्फियर के रूप से जाना जाता है। उसके बीच में मेजोस्फियर होता है, फिर आइनोस्फियर होता है, तो इग्जियोस्फियर होता है। तो इस तरह से आपको सभी को याद रखना है। सबसे बाहरी परत इग्जियोस्फियर है और बीच का परत मेजोस्फियर है, इस बात को ध्यान रखना है, और इससे एक आइनोस्फियर भी होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपको ध्यान रखना है माउंट ब्लैक है। अल्पस यूरोप में पड़ता है और फ्रांस के इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड आदि देशों में भी फैले हुए हैं। एल्ब्रूस पर्वत एक सुषुप्त ज्वालामुखी है एल्ब्रूस पर, इस बातों को ध्यान रखेंगे। माउंट मैकिनले अब देनाली के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में म्यांमार शामिल नहीं किया गया है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर ले भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, ये सभी भारतीय उपमहाद्वीप में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न में देखिए। 29 नंबर जो प्रश्न है ये रहा आपका 29 नंबर प्रश्न। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण है, आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ववर्ती अपवाह की नदी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 30। भारत पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा किस कारण से हो रहा है। तो दिन रात छोटा बड़ा होने का कारण है आपको पृथ्वी का वार्षिक गति और दैनिक गति, दोनों को मिलाकर राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध आपको ध्यान रखना है जैव सुरक्षा समझौता से है, राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में 29 जून को मनाते हैं, 29 जून, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से किस पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है। तो विविधता सबसे ज़्यादा आपको प्रवाल भित्तियों में देखने को मिलता है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है आपका 34। सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ। तो सूचना का अधिकार अधिनियम आपको ध्यान रखना है कि 2005 में तो लागू हुआ था, लेकिन अक्टूबर को याद रखना है आपको, डेट भी पूछे जाते हैं इसलिए अक्टूबर आपको याद रखना है। 15 अक्टूबर देश के 12 अक्टूबर होगा, 15 अक्टूबर नहीं। देश के समूह के साथ व्यापार करने औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है। तो समूह के साथ व्यापार कराने के बाद औपचारिक पद्धति को हम ट्रैकिंग ब्लॉक के नाम से जानते हैं, ट्रैकिंग ब्लॉक, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जनगणना 2011 के बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या आपको ध्यान रखना है कि बिहार के पूर्वी चंपारण में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ने से पहले मैं कुछ जानकारी दे दूं कि आपको सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या बिहार के 4 शीर्ष जिले की बात करें तो पूर्वी चंपारण, उसके बाद दूसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर, उसके बाद मधुबनी, समस्तीपुर पड़ता है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में आपको समस्तीपुर आता है। वही कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 11.29 है, 11.29 2011 के आंकड़े के अनुसार। सर्वाधिक की बात करें तो पटना में है, जो कि आपको ध्यान रखना है, वो भी आपको 50 से कम ही है, 43 के करीब में है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारतनाट्यम नृत्य शुरुआत कहाँ हुई थी। तो भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत तमिलनाडु में हुई थी, इस बातों को ध्यान रखेंगे।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह अड्डा आपको ध्यान रखना है गुवाहाटी में, असम में पड़ता है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है और छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुआ था और रेल परिवहन की शुरुआत 1853 में हुआ था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय, तो परमाणु ऊर्जा अधिकरण का मुख्यालय आपको ध्यान रखना है वियना में पड़ता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी और इसका मुख्यालय वियना में ही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर होगा 40 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री बल है? तो सब देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री बल असम राइफल है। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। असम राइफल जो है देश का सबसे पुराना मिलिट्री है। इसकी स्थापना 1835 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का आपको ध्यान रखना है धूल कण मुख्य कारण के अंतर्गत आते हैं। एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो 9.46 × 10⁻15 मीटर है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 42। निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध के क्रीम को पृथक किया जाता है? तो ये राइट आंसर अपकेंद्री बल हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका हो जाएगा कि प्रत्यावर्ती धारा के दिष्ट धारा में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा से दिष्ट धारा बदलने के लिए आपको ध्यान रखना है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रकाश तरंगों के वायु के कांच में जाने का क्या परिवर्तित होता है? तो प्रकाश तरंगों को वायु से कांच में जाने पर आपको ध्यान रखना है कि तरंगदैर्घ्य में बदलाव देखने को और वेग में बदलाव देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि कैलेमाइन निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो आपको ध्यान रखना है कि कैलेमाइन पूछा है तो जस्ता जिंक का ये अयस्क है कैलेमाइन। बात कर लेते हैं टीन की, तो कैल्सीडेराइट है, मैग्नीशियम का ब्रोमाइट है और तांबा का क्यूपराइट है, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट कोरंडम है और ग्लेना का सीसा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रण होता है और बाउ नियम है। ये आप बाउ नियम हो जाएगा, बाउ के सिद्धांत पर आपका ये भरता है। अगले प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 47। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय, वही अधात्विक का पूछेगा तो अम्लीय है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। कुछ अयस्क ऐसे हैं जो दोनों गुण दिखाते हैं, उससे हम उभयधर्मी कहते हैं। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्री खरपतवार आपको ध्यान रखना है कि यह आयोडीन का मुख्य स्रोत है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि राइबोसोम की संरचना में होती है। तो राइबोसोम की संरचना में आपको ध्यान रखना है कि आरएनए तथा प्रोटीन दोनों ही होते हैं। आरएनए तथा प्रोटीन दोनों ही राइबोसोम की संरचना में होता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा 50 नंबर प्रश्न होगा। 50 निम्नलिखित में से कौन सा ओब्लांगटा का कार्य नहीं है? मेडुला ओब्लांगटा होगा। तो इसका कार्य आपका कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका कार्य पेशीय के संकुचन नियंत्रण से नहीं है, जबकि रक्त दबाव, हृदय धड़कन और नियंत्रण और चापचय क्रिया करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 51। वह कौन सा बृहद पोषण तत्व है जो पादपों को वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए आवश्यक है? तो बृहद पोषक तंत्र आपको ध्यान रखना है कि पोटेशियम है, जो पादपों के लिए आवश्यक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। लैंगरहंस द्वीपकाएँ जो इंसुलिन का सदैव स्राव करते हैं स्थित होते हैं। तो लैंगरहंस की द्वीपकाएँ आपको ध्यान रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी।
और अग्न्याशय में लैंगरहैंस की दीपिका जो है ना से इंसुलिन निकलता है। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब का बढ़ जाता है? मतलब किस हार्मोन से ऐसा हो जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि यह हार्मोन का नाम है एंड्रीनल से ऐसा होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपको बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटीन किस तत्व के अणुओं से मिलकर बना है? तो प्रोटीन आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन किस किस से मिलकर बना है। कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो वृद्धि हार्मोन का स्रावन जो है आपको ध्यान रखना है पिट्यूटरी ग्रंथि के जरिए होता है। मानव शरीर के भीतर रक्त निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण? हिपैरिन के कारण नहीं जमता है, जमने से रोकता है, अर्थात ये प्रोथ्रोम्बोसाइट के विपरीत कार्य करता है। मानव शरीर भाप अंगार गैस में कौन सा मिश्रण होता है? तो भाप अंगार गैस आपको ध्यान रखना है कि CO और H2O भाप अंगार गैस है, माफ़ कीजिएगा। और ध्यान रखेंगे नाइट्रोजन मिला दें तो वो अलग हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर में लाइकोपीन के कारण लाल रंग होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो सबसे कम विचलित होने वाला आपको ध्यान रखना है कि सबसे कम विचलन लाल का होता है। सबसे अधिक विचलन कहेगा तो आपको बैगनी का होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य के ऊपर ये डिपेंड करता है, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है सबसे कम विचलन होता है। तरंगदैर्घ्य के इसके व्यक्त समानुपाती है। आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है? तो वर्ग नंबर 7 के तत्वों को हेलोजन के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपका 61। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो पॉलीमर आपको ध्यान रखना है कि वर्ग 17 यहाँ पूछा है कि पॉलीमर कौन सा नहीं है। इससे पहले एक प्रश्न छूट रहा है यहाँ पे देखिए आवर्त सारणी का, तो 17 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो पॉलीमर में आपको ध्यान रखना है कि क्रेप्टोलेक्टम पॉलीमर नहीं होता है। क्रेप्टोलेक्टम पॉलीमर नहीं है, बाद बाकी टेफ्लॉन, नाइलॉन और पॉलीस्टीरीन ये सब पॉलीमर है। रेडियोधर्मी की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो रेडियोधर्मी की खोज करने वाला आपको ध्यान रखना है वैज्ञानिक था हेनरी बेकलर ने रेडियोधर्मी की खोज 1903 में और पियरे क्यूरी के साथ भौतिक के नोबेल पुरस्कार दोनों को मिला था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। प्राकृतिक रबड़ किसकी बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ की बात करें तो यह बहुलक आपको ध्यान रखना है कि यह आइसोप्रीन का बहुलक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है आपका 64। साबुन के जल के घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साबुन को जो है ना पृष्ठीय तनाव घटा देता है। आपको ध्यान रखना है साबुन पृष्ठीय तनाव को घटा देता है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। कॉस्टिका सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम आपको ध्यान रखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना कॉस्टिक सोडा का नाम है। देश में पहली बार तेंदुओं की गणना की गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये पूछा है। सत्य और असत्य जरूर आपको ध्यान देना चाहिए। तो सत्य है इसका, ये ध्यान रखेंगे। देश में पहली बार तेंदुए की गणना, तो ध्यान रखेंगे कि इनमें सभी जो है सत्य है। 718 किया गया है तेंदुआ। आबादी में लद्दाख में सर्वाधिक 477 रहा है और उसके बाद है भारतीय वन्य जीव संस्थान इसकी गणना करता है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 67। निम्नलिखित में नियुक्तियों में कौन सा सुमेलित है? तो आपको ध्यान रखना है कि इस नियुक्ति में कौन सम्मिलित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपको इनमें सभी सम्मिलित है। सभी अनिल लोहाटी ट्राई के अध्यक्ष बने हैं। अजाली असोमानी कोमोरोस के राष्ट्रपति। क्रिस्टोफर कलक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। इनमें से सभी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आपको ध्यान रखना है कि भारत का स्थान, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपको 111। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। डेजर्ट साइक्लोन 2024 का युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो साइक्लोन आपको ध्यान रखना है कि भारत और यूएई के बीच, अर्थात अपना भारत और यूएई के साथ साइक्लोन अभ्यास होता है। किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज में नाम डायल कर लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको इसका उत्तर प्रदेश राज्य में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 वर्ष के लिए फिर से चुने गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि माफ़ कीजिएगा, एक मिनट। तो हम अभी 70 के बाद 71 की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए बोला है कि किस राज्य में 108 स्थानों को सबसे अधिक लोगों का सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड में नाम दर्ज कर लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। गुजरात इसके राइट आंसर होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपका डेजर्ट नाइट 2024 ये किसके बीच हुआ है? तो ये सही है, भारत और यूएई के बीच हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि इसका सम्मेलन जो हुआ है ये एक मिनट माफ़ कीजिएगा, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अजरबैजान जो 2024 में अजरबैजान में हुआ है, जो कि COP29 है। COP30 की बात करें तो ब्राज़ील में होगा। SCO की सम्मेलन की बात करें तो कजाकिस्तान में, और G7 की बात करें तो इटली में हुआ है, और आगे 91वां G7 सम्मेलन कनाडा में होगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और ये वियतनाम के बीच होता है विनबैक्स। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? तो ये प्राथमिक घाटा का अनुमान आपको ध्यान रखना है 1.5, GDP का 1.5 लगाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिव्य कृति सिंह किस क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय महिला? तो अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय महिला घुड़सवारी बन गए हैं। तो इस तरह से हमने 75 क्वेश्चन करा दिया है। आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा, और इस तरह से आप प्रश्न को देखते रहिए, अपना एनालिसिस करते रहिए। आगे हम 75 क्वेश्चन को हम अगले दिन डिस्कशन मैथ और रीजनिंग का करेंगे। तो चलिए अभी लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।